तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीफ, एक बहुत ही सारांश परिचय के बाद अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इसको हम हिंदी भाषा में इस बार प्रस्तुत करेंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया, आदर्श पांडे और ऋत्विक बांबा जी, जो कि इस कोर्स के लिए, इस सत्र के लिए हमारे शिक्षक सहपाठी हैं, शिक्षक सहायक हैं, वो हमें मदद करेंगे इस पूरी लर्निंग प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाने के लिए। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पहले सप्ताह में हम ये चीज़ें कवर करेंगे, ये इसका एक रूपरेखा कह सकते हैं। और इसमें हम बेसिकली बताएंगे कोर्स स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का, आपको इस कोर्स को करने की ज़रूरत क्यों है, क्या आप अपने रियल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या है, कैसे ह्यूमन, मानव और कंप्यूटर, कोई भी डिजिटल डिवाइस हो सकती है, उसके बीच में सहस्पर प्रक्रिया क्या हो रही है किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। हम एक SCI प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे कि आपकी लर्निंग प्रक्रिया और आसान हो सके। हम आपको डेमो भी देंगे कुछ सैम्पल SCI प्रोजेक्ट्स का, जिसको देख के आप सोच सकते हैं अगर आपको एक SCI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना हो इस कोर्स के साथ साथ, तो आप क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। हम आपको ढेर सारे वीकली असाइनमेंट और कार्य भी देंगे, जिससे कि आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको यूज़ करके अपने लर्निंग को दिखा पाएँ, और वो आपके ओवरऑल लर्निंग प्रक्रिया को आसान करेगा। और हमारे ज़्यादातर सप्ताह में हम ट्यूटोरियल और वीकली असाइनमेंट करेंगे। जैसे इस सप्ताह हम आपको एक ट्यूटोरियल देंगे, क्या गुड डिज़ाइन है, क्या बैड डिज़ाइन है, क्या एक अच्छा डिज़ाइन होता है, क्या एक बुरा डिज़ाइन होता है। तो ऑफ कोर्स आपका उद्देश्य होना चाहिए हमें अच्छा डिज़ाइन बनाना है और बुरे डिज़ाइन से निजात पानी है। तो ये सप्ताहवार अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे। हम पहले एक SCI का परिचय देंगे इस सप्ताह में। अगले सप्ताह में हम बताएंगे डिज़ाइन क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है, डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आप समझ पाएँ कि डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों है और आप कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करके, इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को और सुगम और बेहतर बना सकते हैं। केवल अपने ही नहीं, लोगों के भी जीवन सुगम और बेहतर बना सकते हैं। हम उसके बाद चर्चा करेंगे वीक 3 में, सप्ताह 3 में, व्हाट इज़ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन SCI के परिपेक्ष में आप कह सकते हैं एक क्रिया है जहाँ पे आप किसी कार्य को करने के लिए उससे इंटरैक्ट करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं। उसके अगले सप्ताह में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे यूज़र पर्सपेक्टिव। यूज़र का परिपेक्ष क्या, दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि जब तक आप जो उपयोग करता है उसके दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे, आप उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं बना सकते। उनके उपयोग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी नहीं बना सकते। तो वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अलग अलग टेक्निक को जानेंगे, जिसके माध्यम से हम उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इंटरफेस की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको इंटरैक्शन करना है, ह्यूमन जो मानव है और कंप्यूटर है, उपकरण है, तो उसके बीच में कुछ होना चाहिए जिसके माध्यम से वो इंटरेक्शन करेंगे। तो इंटरफेस एक तरह से वो संपर्क बिंदु होता है जहाँ पे आप एक तरह से उनके उनके बीच में ये सहज पर इंटरेक्शन करते हैं, जिसे हम अंतरफलक भी बोलते हैं। और ये टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। जहाँ पे टेंजिबल का अर्थ जिस कुछ ऐसा जो आप भौतिक
तौर पे देख सकें, महसूस कर सकें। जैसे आप कंप्यूटर के माध्यम से कुछ लिखना चाहते हैं, जब आप अपने कीबोर्ड के बटन को दबाते हैं तो एक तरह से इंटरफेस है जो कि आपने जो भी लिखा वो चला गया आगे। इंटेंजिबल भी हो सकता है, जहाँ पे कुछ केस में मतलब सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल एक जेस्चर के माध्यम से आपने कुछ एक ना संवाद स्थापित करने की कोशिश की और अपना एक सिंपल सा इंटरेक्शन किया, तो वो एक तरह से इंटेंजिबल इंटरेक्शन का उदाहरण हो सकता है। तो इस सप्ताह में हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग अलग उदाहरणों से का साथ उसको और समझाने की कोशिश करेंगे। डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, हमें किस तरह की डेटा की ज़रूरत है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, जिस प्रॉब्लम आप पे वर्क कर रहे हैं, कैसे हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, क्या नीतियाँ होनी चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, किस तरह का डेटा इकट्ठा करना चाहिए, कितना डेटा इकट्ठा करना चाहिए, और एक बार डेटा इकट्ठा हो जाए तो कैसे उसका विश्लेषण किया जाए। ये सब चीज़ें हम इस सप्ताह में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोटोटाइप और स्मार्ट यूआई के ऊपर बात करेंगे। वीक 7 में प्रोटोटाइप्स का मुख्य कार्य आप बोल सकते हैं कुछ नमूने बनाना, क्योंकि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे एक बड़ा सा प्रोडक्ट बना दें जो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लगा के और सोचें कि लोग उसको यूज़ करें। कुछ वैलिडेशन होनी चाहिए कि क्या हम जो बनाने वाले हैं वो फिजिबल है भी कि नहीं है। अगर फिजिबल भी है तो क्या उसको लोग पसंद भी करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या हम यूज़र के फीडबैक को ले सकते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के पहले। इस वजह से हम प्रोटोटाइप्स बनाते हैं जो कि एक तरह से नमूना होता है। ये लो फिडेलिटी, मिड फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पे फिडेलिटी का मुख्यतः अर्थ है कि जो भी आप नमूना बना रहे हैं वो वास्तविक प्रोडक्ट जो आप बनाने वाले हैं वो उससे कितना सिमिलर है, कितना अंतर है। लो फिडेलिटी उस केस में आप कह सकते हैं कि बहुत ही कच्चा नमूना है, बहुत ही दूर का नमूना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको एक कह सकते हैं कि ये वेब पेज बनाना है, तो एक सिंपल स्केच बना देना जिसमें इस तरह से बटन होंगे, ये यहाँ पे ये बटन होंगे, ये कंटेंट होंगे, तो एक सिंपल सा आपका से लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप हो गया। मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप इट्स मोर की जो कि वास्तविक जो आप बनाने वाले हैं उससे कुछ हद तक सिमिलर हो सकता है कि सारी फंक्शनैलिटी ना हो लेकिन कुछ हद तक सिमिलर हो और बहुत ही बेसिक फंक्शनैलिटी उसमें हो। जैसे स्केच को आप कह सकते हैं कि आप उसके करस्पॉन्डिंग वायर फ्रेम में बना दें जो कि थोड़ा सा और प्रॉपर बटन्स वगैरह हो, प्रॉपर यूआई हो एंड सो ऑन। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप इट्स मोर क्वाइट सिमिलर टू, और एटलीस्ट काफ़ी हद तक आपको दिखने में, प्रयोग करने में सिमिलर लगेगा जो एक्चुअल प्रोडक्ट या चीज़ आप बनाने वाले हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगे बट एक तरह से ये प्रतिबिंब होगा जैसा कि आप बनाने वाले हैं। स्मार्ट यूआई तो जैसा हमने डिस्कस किया पहले डिस्कस किया, यूज़र इंटरफेस, उपयोगकर्ता अंतरफलक, संपर्क बिंदु, क्या हम उसको और स्मार्ट और चतुर, बुद्धिमत्ता युक्त बना सकते हैं जो कि खुद समझ जाए कि हम कैसे उससे इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तो ये हम इस सप्ताह में पढ़ेंगे। वीक 8 में हम इटरेटिव डिज़ाइन और इवैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे हम मुख्यतः डिस्कस करेंगे पुनरावृत्त डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों है, कैसे वो हमें ओवरऑल मदद करता है अपने सॉल्यूशन को बनाने में, एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने में। और हम इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बिना मूल्यांकन के आप बता नहीं सकते हैं कि जो भी आपने बनाया वो ऐसा है जैसा उसको होना चाहिए। जैसा कि आप कह सकते हैं कि अगर हमने बटन ए दबाया तो इसको ये कार्य करना चाहिए, क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तरह से मूल्यांकन, अलग अलग उसकी विधियां हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीक में। जैसा कि मैंने बोला कि आज के टाइम पे हमारी लाइफ डिजिटल डिवाइसों से घिरी हुई है, तो यहाँ पे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अलग अलग उपकरण जो कि एससीआई के इंटरसेक्शन में और उसके अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। एससीआई एंड एआई, जहाँ पे ख़ास तौर पे हम
बड़ी भाषा मॉडल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। हम कुछ इसका डेमो भी देंगे, हम इसके बारे में कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद हम अगले सप्ताह में हम प्राइवेसी सिक्योरिटी एससीआई के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोपनीयता सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, अगर हम ये ना करें तो इससे बहुत ही ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक बैंकिंग एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो वो पूरी तरीके से गोपनीय और सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल उसको लॉगिन करने के लिए जो भी हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं वो लोगों को पता चल जाए। अगर लोगों को पता चल जाएगा तो हमारे अकाउंट से पैसे को यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। सिक्योरिटी सिक्योर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल हमारी ढेर सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आधार और ढेर सारे और भी इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग जगह पे यूज़ की जाती हैं उनके सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। क्या वो सिक्योर हैं, क्या वो सही तरीके से सेव की गई हैं? तो इसलिए ख़ास तौर पे फाइनेंस की अगर कोई एप्लीकेशन होती है तो आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ढेर सारी कह सकते हैं कि रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करना अनिवार्य है। अगर आप अनिवार्य नहीं करते हैं तो आरबीआई ढेर सारे अलग अलग तरीके के बैन आपके ऊपर लगाते हैं। ढेर सारे एग्जांपल आप अपने जीवन में सुन चुके होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम के ऊपर आरोप लगा कि वो डेटा सही तरीके से सेव नहीं करता है, वो चाइना की जो उसकी कंपनी काउंटर पार्ट है या पार्टनर कंपनी उनको देता है। तो इन सब एलिगेशन के बाद उसके ऊपर अलग अलग तरीके से पेनल्टी और पनिश किया गया, जो कि उसने बोला कि अब उसको सही कर रहा है एंड सो ऑन। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। फाइनली हम लास्ट सप्ताह में हम SCI एंड AI बेस्ड कन्वर्सेशन सिस्टम और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हम अपने रियल लाइफ में आजकल गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हैं, अलेक्सा को यूज़ कर सकते हैं, सिरी को यूज़ करते हैं और ढेर सारे ऐसे वॉइस असिस्टेंट बेस्ड सिस्टम्स हैं, कन्वर्सेशन बेस्ड सिस्टम है, चैट जीपीटी एंड अदर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लाइफ को और आसान बनाती है, इन्फॉर्मेशन को लेना आसान बनाती है, हमारे लिए कार्य करती है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लास्ट सप्ताह में। और हम प्रोजेक्ट के बारे में जो आप इस पूरे सत्र के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान सीख रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, बुनियादी चीज़ों को जो सीख रहे हैं उसको प्रयोग करके जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम आशा करते हैं कि प्रॉब्ली आप इस कोर्स के अंत में आप भी अपना कोई एक प्रोजेक्ट बना पाएँ जिसको आप दिखा पाएँ और सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के माध्यम में हम अलग अलग टूल्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, यूज़ करेंगे, जैसे एडोबी एक्सप्रेस के बारे में अलग अलग सप्ताह में, कैनवा, फिग्मा, मीरो, बिहेंस, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फायरफ्लाई, ऑर्डिनो, चैट जीपीटी, इनवीडियो एंड मेनी अदर्स। इन सभी को हम अलग अलग सप्ताहों में अलग अलग तरीके से अपने व्याख्यान में, अपने हैंड्स ऑन में, अपने ट्यूटोरियल्स में हम इसको यूज़ करेंगे, आपको सिखाएंगे, बताएंगे और आशा करते हैं कि आप उसका लाभ उठाएंगे। तो इस कोर्स के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप एक चर्चा कर पाएंगे और अंतर निकाल पाएंगे, क्या एक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, उपभोक्ता अनुभव डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन थिंकिंग होता है। इसके बारे में हम चर्चा और अंतर स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आप यूज़र सेंटर डिज़ाइन एंड टेक्निक्स फॉर गैदरिंग डेटा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कैसे हम जल्दी से जल्दी कोई डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, नमूना बना सकते हैं, एज वेल एज कन्वेइंग डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। इन सब चीज़ों को ख़ास तौर पे इसको मानव केंद्रित बनाते हुए आप ये भी मूल्यांकन कर पाएंगे कि जो भी आप यूज़फुलनेस और यूज़बिलिटी ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं, वो आप मूल्यांकन कर पाएंगे। एंड फाइनली अंत में आप नवाचार कर पाएंगे, विचार कर पाएंगे, अलग अलग नमूने बना पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे अलग अलग न्यू डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट को एज पार्ट ऑफ जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो
अंत में आप इसको समराइज़ अगर मुझे करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि इस कोर्स के माध्यम से आप कैसे मानव केंद्रित प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए उसको सहज, सुगम और सभी के लिए आसान, हर तरह के लोगों को पहुँच बनाने के लिए बना सकते हैं। जब भी आप कोई इस पर प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल ये एक आदमी के लिए है या कोई जो स्पेशल नीड वाला व्यक्ति है वो उसको यूज़ ना कर पाए। क्या हम अपने सॉल्यूशन को ऐसे बना सकते हैं कि हर कोई उसको यूज़ कर पाए, उसका लाभ उठा पाए, चाहे वो देख सकता हो, ना देख सकता हो, सुन सकता हो, नहीं सुन सकता हो, चल सकता हो, नहीं चल सकता हो। तो अगर आप उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए अपने सॉल्यूशन को बना सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं, इंक्लूसिव बना सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी जो कि आपको अपने किसी भी कार्य में डालना चाहिए। ये ढेर सारी अलग अलग टेक्स्ट बुक हैं, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग टेक्स्ट बुक और जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग फॉर पीपल बाय हेनरी ड्रिफर्स। सिमिलरली आप इंटरेक्शन डिज़ाइन रोजर शैप एंड प्रीस कर सकते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर बुक है। डोनाल्ड नॉर्मन द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, एक बहुत ही अच्छी किताब है जो कि आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए अगर आप इस कोर्स को देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस पुस्तक की ये है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में जो आप अलग अलग चीज़ें देखते हैं वहाँ पे कैसे इंटरेक्शन डिज़ाइन एससीआई का प्रयोग होता है, गुड डिज़ाइन का प्रयोग होता है, बैड डिज़ाइन का प्रयोग, आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। और भी ढेर सारे बुक्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इस सप्ताह की रूपरेखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहले देखना एक अच्छी डिज़ाइन क्या होती है और एक बुरी डिज़ाइन क्या होती है। अच्छी डिज़ाइन वो होती है जिसको आप सहज तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से और काफ़ी इंट्यूटिव हो, देखते ही समझ में आ जाए करना क्या है, कैसे क्या करना है और गलती के चांसेस बहुत कम हो। और बैड डिज़ाइन वो है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हमने गुड डिज़ाइन बताई, अच्छी डिज़ाइन बताई, वो ना हो पाए। जैसे आप इस एग्जांपल के केस में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 केन हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो है ये फ्लाई एंड इंसेक्ट किलर है, सेम कंपनी के द्वारा, ब्लैक एंड गोल्ड। उसी कंपनी के द्वारा एक और प्रोडक्ट है जो कि है कैनोला कुकिंग स्प्रे, मतलब एक तरह से कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए ऑयल है, सेम कंपनी के द्वारा। अब इस कंपनी के 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे गलती का चांस बहुत ज़्यादा है कि आप खाना बना रहे हैं, गलती से कुकिंग ऑयल की जगह आप इंसेक्ट किलर डाल दें तो पता चला आप खाना खा के सीधे हॉस्पिटल पहुँच गए। तो ये गलती के चांस यहाँ ज़्यादा है। तो आपके डिज़ाइन में वो चीज़ें होनी चाहिए कि आप तुरंत अंतर पता कर पाएँ कि ये किस पर्पज़ के लिए है और ये किस पर्पज़ के लिए। एक और देख सकते हैं यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे फायर हाइड्रेंट शुरुआत में बना दिया गया, बाद में लोगों ने सोचा चलिए हम बनाते हैं। अगर आप इस रेल को देखें, इस रेलिंग को देखें, मेनली उन लोगों के लिए जो चलने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, इनका उपयोग करके ऊपर जा सकते हैं। जब बाद में ये सोचा गया कि इस रेल को बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं उसने हाइड्रेंट को पूरी तरीके से रास्ता ही बंद कर दिया। अब ये हाइड्रेंट तो खुल ही नहीं सकता, तो अब इस हाइड्रेंट का रहने का फ़ायदा क्या हुआ, या इस रेल को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये एक तरह से ये भी एक एग्जाम्पल है बैड डिज़ाइन का। इस केस में देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव कैंसर। मुख्यतः व्यवहारिक जीवन में जब भी हम कैंसर बोलते हैं तो कैंसर का से हमारा मतलब होता है कि शायद आपको कैंसर बीमारी हो गई है, या किसी को कैंसर बीमारी हो जो कि एक जानलेवा बीमारी है। तो कोई भी नहीं चाहता है कि आपको कैंसर हो, या आपके किसी शुभचिंतक को, आपके मित्र को, परिवार वालों को कैंसर हो। अगर कोई आपको बोले कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव कैंसर, ये तो बड़े सरप्राइज़ की बात है, आप शॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दिक्कत ये है, यहाँ पे कैंसर बीमारी के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो उनकी राशि है जिसे कैंसर बोलते हैं उसकी बात की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे
a summer baby, you were born between these dates, that's why you have Cancer zodiac राशि है. तो these people always see something positive. तो वो एक दिक्कत है. तो ये भी एक एग्जाम्पल है बैड डिज़ाइन का. उसको हमें सोचना चाहिए कैसे हम सही कर सकते हैं. क्या अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन के देख सकते हैं. आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कमरे में हैं तो कमरे के में देखिए दरवाजे हैं, खिड़की है, टेबल है. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेट्रो देख सकते हैं, बस देख सकते हैं, कार देख सकते हैं. वहाँ पे जो अलग अलग डिज़ाइन, क्या वो अच्छा है बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ें गुड डिज़ाइन है, बैड डिज़ाइन, वो देख सकते हैं. तो पर्पज़ ये है कि आप पहले तो पता करिए क्या गुड डिज़ाइन है, क्या बैड डिज़ाइन है. आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं. जैसे हमने बोला, क्या वो जो काम आपको करना है सहजता से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सो ऑन. सिमिलरली अगर हम अलग अलग वेबसाइट की बात करें, क्योंकि अपने हम व्यवहारिक जीवन में हम अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज़ या अलग अलग प्राइवेट एजेंसी या अलग अलग सर्विसेज का भी अपने जीवन में उपयोग करते हैं. जैसे अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, रिन्यू करना है, पता चेंज करना, ढेर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. तो इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और कोशिश करेंगे किस चीज़ें. तो आप इस वेबसाइट में भी देख सकते हैं कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें शायद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. जैसे ये इंटरेक्टिव फीचर है, ऑर्गेनाइज कंटेंट है, न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ हाईलाइटेड. ये अच्छी चीज़ है, बट इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें सही, जैसे नॉन इंट्यूटिव मेनू, बहुत क्लियर नहीं मेनू क्या है. टू मैनी टेक्स्ट कलर्स, इतने ढेर सारे कलर हैं कि ये पूरा रंगोली बन गया है. टू मैनी डिटेल्स, बहुत ढेर सारी डिटेल हैं जो कि अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है तो बड़ा समय लगेगा, बड़ा मुश्किल होगा. सिमिलरली एक वेबसाइट आप देख सकते हैं MCD ऑनलाइन, दिल्ली की MCD की वेबसाइट है. जैसे मैंने ये वेब पेज नवंबर 2024 में 16 को नवंबर को खोला था. तो यहाँ पे पुरानी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है. तो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन इज शोन. कुछ फीचर ऐसे थे जो कि काम नहीं कर रहे थे. टू मच स्पेस फॉर पोस्टर, जैसे कि आप कह सकते हैं कि बाकी इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं है. तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे किसी संस्थान में आगे जाके काम करते हैं तो इन सब चीज़ों पे सोचेंगे और इसको और सही करने की कोशिश करेंगे. ये कंटिन्यू हुआ. जैसे अगर आप देखें कि अगर मैंने फिर से इस वेबसाइट को खोला तो मई 19 को, और इस पे इन्फॉर्मेशन मेनली जो दिखी जा रही, द एप्लीकेशन डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 जनवरी, जो कि अब किसी काम की नहीं है. तो क्या हम अगेन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? तो अच्छी चीज़ों को बिल्कुल हमें रखना है और बुरी चीज़ों को और सही करना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए. और भी वेबसाइट, आप ढेर सारे वेबसाइट देख सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आधार हो, चाहे ढेर सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट वेबसाइट्स हों जो आप अपने व्यवहारिक जीवन में यूज़ करते हैं. उसको विजुलाइज़ करिए. तो इस कोर्स का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने निजी जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में जब भी आप इन चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं तो आप देखिए कैसे वो काम कर रहा है, उसमें क्या कमी है, क्या अगर आप इसके बनाने वाले होते तो क्या सही करते. और यही थॉट, यही कोशिश आपको नवाचार करने की कोशिश करेगा और आप एक अच्छे डेवलपर बनेंगे, डिज़ाइनर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे और बहुत ही अच्छा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे. और इन सब चीज़ों को करते हुए आप अपने और लोगों के जीवन को और बेहतर, सुगम, अच्छा बना सकते हैं. तो लेट्स डू दिस एक्टिविटी. जब भी आप अपने रियल वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ देखते हैं तो इन सब प्रश्न को पूछिए. ये प्रश्न बेसिकली आपको हेल्प करेंगे. क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आप इसको अच्छा करने के लिए कर सकते हैं. जैसे हैव यू एनकाउंटर्ड एनी बैड डिज़ाइन, जो भी आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए. क्या आपको लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपना काम नहीं कर पा रही हैं, अच्छे से नहीं कर पा रही हैं. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ बैड डिज़ाइन. उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हुई. जैसे काफ़ी टाइम ऐसा होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह बैंक में या राशन लेने के लिए भी आपको अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करना होता है, जिससे कि आप बता पाएँ, जैसे कि आप ऑफिस आ गए, नहीं आए, आपने सामान ले लिया, नहीं लिया, एंड सो ऑन, अपने आप को ऑथेंटिकेट करें.
काफ़ी टाइम आपने शायद ऐसा देखा होगा कि आपका फिंगरप्रिंट ढंग से स्कैन नहीं हो पाता है। तो एक तरह से ये कुछ तो इसमें दिक्कत है, इस तरह की प्रॉब्लम है जिससे अपना काम नहीं कर पा रहे। आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट द सोल्यूशन? अब चूंकि आपने एक अपना एक्सपीरियंस साझा किया, अनुभव साझा किया, जो आपने प्रॉब्लम फेस की, अगर आप उसका सोल्यूशन करना होता तो आप क्या करते? जब भी आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन सोचते हैं, 1 2 3 4। हो सकता है इसमें से जो हमने थर्ड सॉल्यूशन सोचा वो ऑप्टिमल है। तो जो भी सॉल्यूशन आपने सोचा, हमें सोचना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। हाउ टू इंश्योर दैट योर सॉल्यूशन सॉल्व्स द प्रॉब्लम इंडीड। हमें किसी भी तरीके से मूल्यांकन तो करना पड़ेगा ना कि आपने जो सॉल्यूशन सोचा वो सच में ऑप्टिमल है, सच में बेस्ट है, जो भी काम हमें करना था वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इज़ योर सॉल्यूशन परफेक्ट? क्योंकि आप बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट अनुभव, बहुत सबसे अच्छा अनुभव, सबसे अच्छा हेल्प तभी कर सकते हैं, मदद तभी कर सकते हैं जब आपका सॉल्यूशन परफेक्ट हो और नियर टू परफेक्ट हो, और एटलीस्ट जो आप बेस्ट कर सकते हो। अगर वो नहीं है देन दिस इज़ नॉट द एंड। जैसा कि जॉन लेनन ने बोला है, एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, इफ इट इज़ नॉट ओके देन इट इज़ नॉट द एंड। ख़ास तौर पे जो लोग मूवी देखते हैं शायद इस डायलॉग को सुना होगा। मूवी ओम शांति ओम में इसको बोला गया था शाहरुख खान के द्वारा, अच्छा नहीं है देन ये अंत नहीं है, और भी हो सकता है। तो अगेन आप देख सकते हैं अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो। सो इंडिकेटर्स ऑफ बैड डिज़ाइन, कंफ्यूजिंग नेविगेशन। जो भी आप नेविगेशन कर रहे हैं वेबसाइट में, अलग अलग जगह जा रहे हैं, अगर वो कंफ्यूजिंग होगा तो ये एक इंडिकेटर है, कह सकते हैं कि बताता है, दर्शाता है कि एक बैड डिज़ाइन है। पुअर फीडबैक, जो भी फीडबैक आपको मिल रहा है, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो देखना जरूरी है। जैसे द सिस्टम डजंट क्लियरली इंडिकेट व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन। जैसे अगर आप किसी बटन को दबा रहे हैं तो आइडियली एक क्लिक की आवाज़ होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि कुछ दबाने के बाद इंडिकेट करे वेब ब्राउजिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन 10% हो गया, 20% हो गया, रादर देन आप कंफ्यूज रहें कि मैंने बटन दबा, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा है। तो फीडबैक अगर किसी तरीके से, किसी भी तरीके का फीडबैक अगर जो उपयोग करता है उसको मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये एक पुअर फीडबैक एक बैड डिज़ाइन का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़रूरी एग्जाम्पल है। इनकन्सिस्टेंट डिज़ाइन एलिमेंट, नॉर्मली हमें ये होता है कि अगर हम 10 पेज बना रहे हैं और हर पेज अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिज़ाइन के साथ है, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, जो स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, जो कलर यूज़ कर रहे हैं, जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको कंसिस्टेंट रखिए, जिससे कि उसको फॉलो करना उसको आसान होता है। द डिफरेंट लेआउट, कलर्स और स्टाइल अक्रॉस द इंटरफेस क्रिएट डिसजॉइंट एक्सपीरियंस। ओवर कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस, सम टाइम कभी कभी हम क्या करते हैं, चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, बनाने के प्रयास में उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल बना देते हैं कि वो समझ में नहीं आता है करना क्या है। So cluttered scene, too many options or unnecessary feature, or blame the user. Lack of accessibility, the design doesn't accommodate user with disabilities or diverse need. तो हमें जब भी बना रहे हैं तो हमें एक तरह से सभी का ख्याल रखते हुए अपना सॉल्यूशन बताना है, निकालना है और दिखाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लॉन्ग लर्निंग कर्व, बैड डिज़ाइन अगर होगा तो इनसफिशिएंट वर्कफ्लो होगा, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन होगा, गलती के चांसेस, गलती ज़्यादा होगी, और लैक ऑफ एस्थेटिक अपील भी होगा। तो ये एक तरह से इंडिकेटर है रिड्यूस यूज़र सेटिस्फेक्शन, क्योंकि अगर जो उपयोग करता है इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो वो सेटिस्फाई थोड़ी होगा, वो तो फिर परेशान होगा। और ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। जब आदमी अपना काम नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं होगा, तो गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेट होगा और डिस्करेज होगा कि अब तो मुझे इसको यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इस सिस्टम के माध्यम से जो काम मुझे करना है कर ही नहीं पा रहा हूँ तो फिर क्यों यूज़ करूँगा। और वो सबसे बुरी चीज़ होती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेस्ट तरीके से लोगों के उपयोगकर्ताओं के लिए यूज़ करवाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं उसको रिटेन कर पाएँ।
कोशिश करें कि वो अगर यूज़ कर रहा है तो हमेशा यूज़ करे, वो जाए ना, या कल को अगर कोई और सिस्टम सिमिलर सिस्टम आता है तो वो उसकी तरफ ना जाए, वो हमारा ही सिस्टम यूज़ करता जाए, हमारे सिस्टम से, हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। और वो तभी होगा जब वो आपके सिस्टम और उससे सेटिस्फाई हो, वो फ्रस्ट्रेट ना हो, राइट। तो ये हमें कोशिश करनी है। और एट द सेम टाइम हमें ये भी कोशिश करनी कि एक तो हम पुराने लोगों को रिटेन कर रखें और नए लोगों को और ऐड करें, तभी तो आपका ग्रोथ होगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट का ग्रोथ होगा, आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा। आप ढेर सारे लोगों तक पहुंच बना पाएंगे और अपने प्रोडक्ट और सिस्टम के माध्यम से उनका भला कर पाएंगे। तो एक केस स्टडी हम देख सकते हैं गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन के ऊपर, जिसको हम ट्यूटोरियल में भी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ओवर द टाइम फ्रेम अलग अलग समय के साथ अलग अलग तरीके के डिज़ाइन ऑफ रिमोट बनाए गए हैं, जहाँ पे शुरुआत में देख सकते हैं इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, सो मेनी बटन्स, जो कि बड़ा मुश्किल था। इसमें भी अलग ढेर सारे प्रॉब्लम थे। तो प्रॉब्ली जो अगला रिमोट आया उसमें एर्गोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पकड़ने के माध्यम, क्योंकि एक आप ऐसे रेक्टेंगल, इस रिमोट को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ये जो अगला वाला है, जो कि आदमी के हाथ के डिज़ाइन को कंसिडर करते हुए इसको इस तरीके से बनाया गया। तो प्रॉब्ली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे बटन्स एंड सो ऑन। इसमें प्रॉब्ली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई। यहाँ पे देखिए नेटफ्लिक्स और भी शॉर्टकट्स बटन है। हर बार कई बार होता था आप कई बटन दबाने के बाद नेटफ्लिक्स खोल पाते थे, यहाँ पे सीधे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दबा, एक बटन दबाए सीधे वो पेज खुल गया आपके लिए, एप्लीकेशन खुल गया आपके लिए। सिमिलरली ढेर सारे अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, ये काफ़ी बड़ा था इसको छोटा बनाया, इस तरह से आप देख सकते हैं ओवर द टाइम वॉइस इंटरफेस ऐड किया और इस तरह से करता गया। तो आज के टाइम पे एक तरह से देख सकते हैं कि ये एक नया रिमोट कंट्रोल आया। अब तो अगर आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है, और इससे भी बहुत ही अच्छे कम बटन के साथ, बेटर इंटरेक्शन के साथ, सहज और सिंपल इंटरेक्शन के साथ नए रिमोट कंट्रोल्स आपके टीवीज़ और अलग अलग जो उपकरण यूज़ करते हैं उसके लिए अवेलेबल है। तो हाँ, जैसा कि हमने प्रश्न किया कि अगर आपको पता करना है कि ये रिमोट कंट्रोल जो आप यूज़ कर रहे हैं अच्छी डिज़ाइन का है कि नहीं है, बुरी डिज़ाइन का है क्या, कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करे, तो लेट्स आस्क द सेम क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन फिर से हम वही पूछते हैं, हैव यू एनकाउंटर्ड एनी बैड डिज़ाइन, जो भी रिमोट आप यूज़ कर रहे हैं उनमें से आप बताइए आपको कोई प्रॉब्लम हुई, क्या आप बड़े अच्छे से इसको यूज़ कर पाए या कोई प्रॉब्लम हुई। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए, और अगर जो भी प्रॉब्लम हुई, क्या अगर आप डेवलपर होते, आप बनाने वाले होते, तो उसको कैसे करते। जैसा कि मैंने बताया कि ढेर सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनमें से बेस्ट कौन सा है, ऑप्टिमल कौन सा है, और एक बार उसको मूल्यांकन करें कि क्या वो सच में वो सारे काम कर पा रहे हैं जो उसको करना चाहिए, और क्या ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। अगर परफेक्ट नहीं है तो दिस इज़ नॉट द एंड, यू नीड टू कीप पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई ख़ास तौर पे ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन में, ख़ास तौर पे मानव केंद्रित डिज़ाइन में और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में इटरेशन, एक पुनरावृत्ति एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में ही अपने बेस्ट सोल्यूशन को निकाल पाएँ। आपको कई बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, रोज़ यूज़र से जो उपयोग करता है उनके फीडबैक को लेना पड़ेगा और उसको सही करना पड़ेगा उसके आधार पे। सिमिलरली और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो मैं इस एग्जांपल पे नहीं जाऊंगा, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के जो कार होते हैं उसमें ढेर सारी सेफ्टी रेटिंग होती है, ग्लोबल होती है, कंट्री वाइज होती है। तो क्रैश टेस्ट डमी होता है, कहने के लिए वो फॉर एग्जांपल 5 स्टार है, क्या वो सच में 5 स्टार है, क्योंकि ज़्यादातर ये भी एक तरह से अलग अलग तरीके के बायस से सफ़र होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या होते, ज़्यादातर जो कार टेस्ट होते थे वो पहले से अपना धारणा बना रखते थे कि इसको आदमी ही चलाएगा, बैठने वाला जो पैसेंजर होगा फीमेल ही होगा, वो ड्राइव नहीं कर। बट अगेन समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, कोई भी चला सकता है, फीमेल भी चला सकती है, मेल भी चला सकता है, अलग अलग लोग चला सकते हैं, मोटे पतले बूढ़े यंग, हर तरह के लोग चला सकते हैं। तो बट जो क्रैश टेस्टिंग होती है, क्या वो सभी लोगों को इंक्लूड करता है, शायद वो नहीं होता। क्या उसको हम और बेटर बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के बारे में आप सोचिए और विचारिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सच में इससे सीखेंगे। एक और एग्जांपल केस स्टडी आप देख सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन क्रॉसिंग द रोड। अगर एक जो देख नहीं सकता व्यक्ति उसको रोड क्रॉस करना है, तो
क्या अभी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी के जो सिस्टम है हमारे पास, उसका सहयोग करते हैं इस कार्य को करने के लिए? इंडिपेंडेंटली सड़क क्या वो पार कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्या टेक्नोलॉजी, एससीआई, एआई, इन सब के माध्यम से हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं जो कि उसको एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति बना पाए अपने अलग अलग दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए, चाहे वो सड़क क्रॉस करना हो, चाहे वो बस पकड़ना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे उसको परिवहन ट्रांसपोर्ट टेशन करना हो बस के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से एंड सो ऑन, चाहे वो चिकित्सा के लिए कोई दवा लेनी हो एंड सो ऑन। तो ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिमिलरली आपके जीवन में काफ़ी लोग बुक पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो क्या अभी इतना फिजिबल है कि आप हर जगह मोटी मोटी और ढेर सारी बुकों को ले जा पाएँ? ख़ास तौर पे हम वी ट्राई टू कैरी लाइट लगेज, और हर जगह आप इस अपनी बुक को ले भी नहीं जा सकते, कैरी भी नहीं कर सकते। हर जगह और भी ढेर सारे लिमिटेशन हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने बुक्स को नहीं पढ़ते, तो उस केस में आपको अपने शौक को मारना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बट क्यों करें? मुझे बुक पढ़ना पसंद है तो मुझे पढ़ना है। अगर मैं बुक नहीं कैरी कर सकता तो आज के डिजिटल एरा में क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है जो कि मुझे उसको डिजिटली करने की सहूलियत दे? तो अगेन रीडिंग बुक्स के माध्यम से ढेर सारे बुकिंग रीडिंग्स ऐप्स हैं, आप देख सकते हैं, जो आपको इनेबल करते हैं, आपको एक सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में बुक मार्क लगाते हैं, तो इस बुकिंग ऐप में बुक मार्क, जब भी आप बुक पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स को आप हाईलाइट करते हैं, तो इस तरह के बुक्स में भी आपको, डिजिटल बुक्स में आपको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली जब आप बुक पढ़ते हैं बीच में एक मार्कर लगाते हैं कि अभी तक मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ, पेपर लगाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से इस रीडिंग ऐप में भी एक तरह से उस तरह का मार्कर और इस तरह का चिन्ह लगाने की आपको सहूलियत देता है। तो अगेन हमारा पर्पस एससीआई कोर्स के माध्यम से है कि कैसे हम इसको मानव केंद्रित बना सकें, जैसा व्यक्ति अपने रियल लाइफ में, अपने व्यवहारिक जीवन में जैसे भी यूज़ करता है, क्या हम सिमिलर नॉलेज को यहाँ पे उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये उपयोगकर्ता के लिए मेंटली डिफ़िकल्ट होगा और अननेसेसरी नई चीज़ों को करने का। जैसे अगर आप बुक रीडिंग का जैसे एग्जांपल हमने दिया बुक रीडिंग के लिए, तो बुक मार्क जैसे होता है तो उसको बुक मार्क ही बोलिए। तो अगेन हम अलग अलग अध्याय में हम उसको पढ़ेंगे तो उसको बुक मार्क ही बोलिए, उसको हाईलाइट ही बोलिए, उसको उस तरह के फीचर प्रोवाइड करिए एंड सो ऑन। सिमिलरली ढेर सारे आप लोग जिम के एंथुसियास्ट हो सकते हैं, खेलने के शौकीन हो सकते हैं, तो जो भी सॉल्यूशंस हैं आज के टाइम पे आप उसको विजुलाइज करिए, उसको देखिए और उस हिसाब से उसको करिए। गर्मियों का समय है, छुट्टी का समय है और आप सभी लोग जाना चाहते हैं, बट क्या आपको टिकट मिल पा रहा है? तो अभी व्यवहारिक जीवन में आप टिकट कैसे करते हैं? क्या डिजिटल सॉल्यूशन उसको इम्प्रूव कर पाया है पहले के माध्यम से? क्योंकि मुझे वो समय याद है जब बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग उतनी नहीं होती थी, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगा होना होता था टिकट लेने के लिए। अब आईआरसीटीसी और अलग अलग ऐप के माध्यम से उसको थोड़ा सा आसान हो गया, बट अभी भी उसमें ढेर सारी कमियां हैं जो कि आप लोग शायद सही कर पाएँ जब इन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें। तो बुकिंग ट्रैवल टिकट्स, आप इसके बारे में सेम सारे क्वेश्चंस आप पूछिए, डिस्कस करिए, और ये आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा इस पूरे कोर्स को समझने में, इस पूरे कोर्स के उद्देश्य को समझने में, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे कोर्स से जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उसको अपने व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग करने के लिए। एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने बोला कि हमारे लाइफ की सारी चीज़ें इंटरेक्टिव होती जा रही हैं। हम मानव से मानव के बीच जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, उसको मानव से एक सिस्टम के माध्यम से, जैसे पिछले एग्जांपल में अगर हम देखें, यहाँ पे एक व्यक्ति अपना टिकट बुक करता है एक और व्यक्ति के माध्यम से। अब यहाँ पे ये व्यक्ति तो बुकिंग करने वाला सेम है, लेकिन यहाँ पे जो टिकट बुक करता है उसकी जगह आप एक तरह से कह सकते हैं कोई ऐप है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे IRCTC है जो कि आपको उसको हेल्प कर, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग इंटरेक्टिव सिस्टम है जो कि
कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइन टू फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन डिजिटल इंटरफेस और डिवाइस, जो कि आपके कार्य को सेम कार्य को कंप्लीट करता है इसको करने में। जैसे पहले आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू और क्रिएशन का। तो पहले आप आरटीओ ऑफिस जाते थे, फॉर्म लेते थे, फिजिकल फॉर्म भरते थे, करते थे। बैंक जाते थे, पैसे ट्रांसफ़र करने थे, फिजिकल फॉर्म भरते थे, टेलर को देते थे, फिर वो आपको पैसा विड्रॉ करने देता था, जमा करने देता था। अब वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो पा रही हैं। वहाँ पे जो पर्सन एक्स टू वाई, यहाँ पे जो आप उपयोग करता है, और यहाँ पे जो बंदा आपको सर्विस दे रहा था, अब ये रिप्लेस हो गया विथ वन इंटरेक्टिव सिस्टम। तो देख सकते हैं कि ये सिस्टम है, ये आपके यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने, कंट्रोल करने, डेटा मैनिपुलेशन एंड वेरियस फॉर्म ऑफ इनपुट रिसीव नियर इमीडिएट, और तुरंत फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, तुरंत आपके पास मैसेज आता है दिस मच मनी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एक्स टू वाई एंड सो ऑन। तो गोल ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम इज़ टू क्रिएट सीमलेस एंड एफिशिएंट यूज़र एक्सपीरियंस। तो एक तरह से हमारा जो उन्नत यूज़र उपयोगकर्ता का जो अनुभव है उसको सही करना है, और उसको अलाइन करना है यूज़र की जो ज़रूरतें हैं और उसका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है। जब तक अगर आप उसके ज़रूरतों और उद्देश्य से अपने सिस्टम को अलाइन नहीं करेंगे, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो और आपके सिस्टम को यूज़ नहीं करेगा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। सो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम इंक्लूड यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन, रियल टाइम फीडबैक, तुरंत फीडबैक कुछ दे जो भी आप करना चाहें। यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन, मानव को केंद्रित में रख के उसकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरतों, लक्ष्यों को केंद्रित करके अपना सॉल्यूशन बनाइए। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, इट शुड नॉट बी वन वे। ऐसा नहीं होना कि बस मैं आपको बोल रहा हूँ और मुझे कुछ फीडबैक या रिप्लाई नहीं आ रहा, मुझे पता चलना चाहिए हो क्या रहा है। एडेप्टेबिलिटी, इंगेजमेंट एंड यूजेबिलिटी। सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ढेर सारी चीज़ें आप अपने रियल लाइफ में व्यवहारिक जीवन में यूज़ करते हैं। वो मोबाइल से लेके अलग अलग मशीन्स, अलग अलग कंप्यूटर्स, अलग अलग सिस्टम्स आप देखते हैं। जैसे एलेक्सा आप यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स ढेर सारे हैं, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरेक्टिव डेटा विजुलाइजेशन। आगे के सप्ताहों में हम वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे संक्षिप्त रूप से। सो ऑगमेंटेड रियलिटी में प्राइमरली आप कह सकते हैं ये होता है कि जो रियल दुनिया है, जो वास्तविक दुनिया है, उसके ऊपर कुछ हम कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड इंफॉर्मेशन को इम्पोज करते हैं, ओवरले करते हैं। जैसे काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा पोकेमॉन गो, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर गेम। तो उसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे एक तरह से आपको मोबाइल पे खजाना दिखता है। ढेर सारे और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे आप काफ़ी लोग स्नैपचैट यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फ़िल्टर यूज़ करते हैं उस पर। तो वो फ़िल्टर क्या करता है, आपने जो पिक्चर ली है उस पर कुछ अलग अलग एक तरह से इन्फॉर्मेशन ओवरले करता है। जैसे आदमी को बिल्ली बना देता है ऊपर से एंड सो ऑन। अलग अलग फ़नी चीज़ें हैं जो आप करते हैं, तो उसका एग्ज़ाम्पल है। वर्चुअल रियलिटी के केस में वर्चुअल जो कि आभासी है, रियलिटी जो कि सच्चाई है। तो आपको एक कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड 3D इन्वायरमेंट बनाता है, जिसमें एक तरह से पूरी तरीके से कृत्रिम होता है और आप उसमें उसके पार्ट हो जाते हैं और उससे इंटरेक्ट करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके ढेर सारे एग्जांपल जैसे हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि ऑकुलस जो आप पहनते हैं, ऑकुलस पहन के फिर आप पूरी तरीके से 3D दुनिया में चले जाते हैं। जैसे आप स्लाइड कर रहे हैं, आप जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जंगल में जा रहे हैं, शेर के साथ खेल रहे हैं, सो ऑन, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है। सो विच डिजिटल इंटरेक्टिव प्रोडक्ट डू यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी आसपास में उपकरण, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डिजिटल, ये प्रश्न आप पूछिए और बताइए कितना यूजेबल है वो, क्या वो आपके जो काम है वो कर पा रहे हैं, कितना आसान है और कितने कम
प्रयत्न के साथ और कितने इन्जॉयमेंट के साथ आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं। और डिस्कस, अगर आपको बनाना होता तो आप इसको और बेटर कैसे बना पाते, यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इंजॉयबल पॉइंट ऑफ व्यू, ईजी टू यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू और एफर्टलेस पॉइंट, मतलब बहुत ही कम मेहनत के साथ, बड़े आसानी के साथ और इन्जॉयमेंट के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू अचीव दिस वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिड्यूस द नेगेटिव आस्पेक्ट, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव आस्पेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप उसको दूर नहीं करेंगे। तो सच एज जैसे फ्रस्ट्रेशन, एनोनियंस, तो वो पता करना पड़े किस चीज़ों से जो उपयोग करता है उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एंड इन्हेंसिंग द पॉजिटिव वंस, और जिससे कि नेगेटिव चीज़ों को हटाएं और पॉजिटिव चीज़ों को और बेहतर बनाएं और ऐड करें, जैसे कि इन्जॉयमेंट हो, एफिकेसी हो, एफिशिएंसी हो, सिंप्लिसिटी हो, इस तरीके से। तो केस स्टडी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ढेर सारे डिजिटल वॉइस असिस्टेंट आज के टाइम पे हैं। गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, सीरी है और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो क्या वो कितना यूजेबल है, कितने अच्छे से आप कितने एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और इस तरह से जो वॉइस असिस्टेंट हैं, चूँकि इनके बनाने वाले ज़्यादातर अमेरिका और अलग अलग देशों से हैं, तो और उनका मुख्य जो लैंग्वेज एक तरह से है, आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी भाषा है, तो उनके और ज़्यादातर जो डेटा भी अवेलेबल है कृत्रिम मॉडल्स को बनाने के लिए वो इंग्लिश भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में अवेलेबल है। तो इस तरह की जो वॉइस असिस्टेंट बेस्ड सिस्टम है, जिससे आप अंग्रेज़ी में बात करें तो शायद थोड़ा अच्छे से बात होती है, बट अगर आप और भी लोकल भाषा में बात करनी चाहें तो शायद वो आपको अच्छे से समझता नहीं। ढेर सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के साथ आप गूगल, अलेक्सा और बाकी सीरी के साथ बात करना चाहते हैं, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपकी भाषा को नहीं समझता। और तो और ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश में भी बड़े अच्छे से करता है, क्योंकि स्पीच इंग्लिश या जो भी भाषा है वो केवल कंटेंट नहीं है, ये केवल ये नहीं कि आपने क्या बोला, ये इस पे भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है आपने कैसे बोला। जैसे अमेरिकन एक्सेंट में जब आप कोई इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं वो काफ़ी अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको इंग्लिश इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं, चाइनीज़ एक्सेंट में बोलते हैं। तो एआई मॉडल ख़ास तौर पे शुरुआत में बहुत बड़ी समस्या थी, अब तो वो काफ़ी हद तक उसको सरल कर पा रहे हैं, सहज कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, बट अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और भी आप देख सकते हैं डिजिटल मैप, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हर चौराहे पे या पान वाले से, चाय वाले से, भैया यहाँ जाना है कैसे जाएं, वहाँ जाना है कैसे जाएं, बोला आगे से लेफ़्ट, पीछे से राइट, ऐसे जाना होता था, बड़ी मुश्किल होती थी। अब डिजिटल ऐप के माध्यम से, डिजिटल मैप के माध्यम से वो काफ़ी आसान हो गया। आपको कोई रिलायंस नहीं है किसी के ऊपर कि पूछना है, आप सिंपल मैप फॉलो करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रियल टाइम में भी अपडेट होता रहता है। अगर किसी रास्ते में आप देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया या ट्रैफिक है, तो आपको अल्टरनेटिव राउट भी सजेस्ट करता है कि आप इधर से जा सकते हैं, इधर से जाने की बजाय आप इस राउट से जाएंगे तो आपको इतना समय लगेगा, इधर से जाएंगे तो इतना समय लगेगा, इधर से जाएंगे तो इतना टोल लगेगा, उधर से जाएंगे तो इतना टोल लगेगा। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मोड के हिसाब से आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर रियल टाइम मैंने बताया कि चलते चलते जब आप स्टार्ट किया आपने अपनी यात्रा, तो ये राउट बेटर था, लेकिन समय के साथ उसने बोला कि ये नया राउट अब आ गया है, इस प्रॉब्ली जो दूसरा रास्ता था उसका ट्रैफिक क्लियर हो गया है, आप इसके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ढेर सारे मैप्स देख सकते हैं, एप्पल ऐप, गूगल मैप एंड मेनी अदर्स। सिमिलरली डिजिटल पेमेंट ऐप आप देख सकते हैं। अगेन मैं इसके अब डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने ढेर सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो समय के अभाव के कारण मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को विजुलाइज़ करें, डिस्कस करें, अपने मित्रों के साथ डिस्कस करें, अपने परिवार वालों के साथ डिस्कस करें और इसको और विजुलाइज़ करें। जैसे आप पेटीएम, फ़ोनपे और क्रेड, ढेर सारे डिजिटल पेमेंट ऐप हैं, हाउ यूजेबल दे आर, कितने अच्छे से वो अपना काम जो करना चाहिए कर पा रहे हैं, कितना ईजी और एफर्टलेस और इंजॉयबल तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आपको बनाना होता जिसमें कुछ चीज़ बेटर करना होता तो कैसे कर पाते हैं। अब जैसे डिजिटल पेमेंट के लिए एक वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग, जब फ़ोनपे, पेटीएम ये सब स्टार्ट हुआ था तो पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होता था किसको आप पे करना चाहते हैं, उसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उस केस में फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट से ही डायरेक्टली नंबर इनेबल किया। उसके बाद फिर भी वो किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है,
क्या हम कर सकते हैं सिंपल क्यूआर कोड के स्कैन करके पैसे डाल सकते हैं, वो थोड़ा आसान हुआ, उसमें भी फ्रॉड होने लगे कि जैसे आप दुकान पे हैं, आपने बोल दिया कि भैया मैंने स्कैन करके पैसे डाल दिए, उसको पता नहीं चला। तब वहाँ पे उन्होंने साउंड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि जैसे ही आप किसी को पैसे डालेंगे तो फिर जैसे बोलता है 10 रुपये प्राप्त हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उसको और सिक्योर और ईज़ी और कन्वीनियंट आपके उपयोगकर्ता की ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे दुकानदार की ज़रूरत के हिसाब से अब वो बोलने लगा, जब भी आप उसको पैसे डालते हैं उसको सुनाई देता है, तो फीडबैक होगा। उसको मोबाइल फ़ोन खोल के अब चेक नहीं करना पड़ेगा कि हाँ सच में 10 रुपये आ गए कि नहीं आ गए। उसको थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब क्या करता है कि पहले वो एआई जनरेटेड कंप्यूटर जनरेटेड आवाज़ के बजाय अब उसको अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोलता है, भाइयों और बहनों, अब आपको पेटीएम पे 10 रुपये प्राप्त हुए। मतलब अगेन एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, डिजिटल रनिंग ऐप। यहाँ पे एक गूगल का बड़ा पॉपुलर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट गाइडलाइन। उस केस में उन्होंने इन महाशय को, जो कि देख नहीं सकते हैं बट रनिंग के काफ़ी एंथुसियास्ट हैं, मैराथन से लेके सारी चीज़ें दौड़ते थे। पहले उनको दौड़ना होता था तो एक कह सकते हैं कि जैसे गाइड डॉग था, गाइड जो कि आप उसको पकड़ के दौड़ते थे, वो आप रस्सी से फिर उसके पीछे भागते थे। लेकिन काफ़ी कन्वीनिएंट और काफ़ी अच्छा भी नहीं लगता उनको कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं रन कर पा रहे। तो उन्होंने, गूगल ने बेसिकली ये गूगल प्रोजेक्ट गाइडलाइन बनाया, जिसके माध्यम से अगेन एआई और बेसिकली एससीआई और ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन तरीके से उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से दौड़ सकते हैं, आपको लेफ़्ट दौड़ना है, राइट दौड़ना है, सामने कोई ऑब्स्टिकल है नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप और भी डिटेल्स इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ट्रैवल ऐप के लिए कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से प्रथम अध्याय का ये पहले पार्ट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने व्यावहारिक जीवन में अलग-अलग चीज़ों को देखें, गुड डिज़ाइन, बैड डिज़ाइन, इंटरैक्टिव डिज़ाइन, इन सब के बारे में भी सोचें, विज़ुअलाइज़ करें, प्रॉब्लम को सोचें, सॉल्यूशन को सोचें और देखें कितना आसान है इसको यूज़ करना, कितना डिफ़िकल्ट है यूज़ करना। अगर आप होंगे तो क्या करेंगे? ये सारी चीज़ों को करें। और जो हमने पॉइंट्स अलग-अलग केस स्टडी के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से डिस्कस किए, आप जो भी प्रॉब्लम्स चूज़ करेंगे उस पे उसको फिट करके उसमें अलाइन करिए और उसके अच्छे बुरे पॉइंट्स निकालिए और सीखिए। धन्यवाद।